कांग्रेस का कॉमेडी सर्कस। जी हां, आज पूरा दिन यह सर्कस जारी रहा। वैसे सर्कस की शुरुआत तो बहुत दिन पहले हो गई थी और उस दिन से, जिस दिन से नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस ज्वाइन की थी, नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया और नवजोत के विकेट के बाद एक कांग्रेस में कई विकेट गिर चुके हैं। सवाल यह है कि कांग्रेस अब एक सियासी पार्टी के आगे बढ़कर कॉमेडी सर्कस बन चुकी है और बड़ी बात यह है कि बीजेपी अब इस पर मजे ले रही है। देखिए जरा रिपोर्ट। सख्तियां सहने के लिए पत्थर का जिगर पैदा करो और कांग्रेस की खातिर जो कट सके वो सर पैदा करो। कमल छोड़ हाथ थामने के बाद जो सिद्धू पार्टी के लिए सर कटाने की बात करते नहीं थकते थे, उन्होंने कुर्सी के लिए पूरी पार्टी को मजाक बना दिया। पहले अपने स्वार्थ के लिए कैप्टन की बलि ले ली और अब पार्टी में मनमानी नहीं चली तो अध्यक्ष पद छोड़कर भाग खड़े हुए। लेकिन हैरानी तो तब हुई जब एक तरफ सिद्धू इस्तीफे का ऐलान कर चुके थे, सोनिया को चिट्ठी भेज चुके थे और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दो टूक कह रहे थे कि उन्हें तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं। मैनू अजे ਇਹਦੀ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई। लेट मी सी ਅਸੀਂ सिद्धू साहब ਨਾਲ बैठ के गल कर लांगे। साडे ऑनरेबल प्रेसिडेंट है, अच्छे लीडर है, ऐसी उन्होंने चौहान ਨਾਲ प्रधान बनाया, कोई ऐसी गल नहीं है। अंधेरा बहुत, अब सूरज निकलना चाहिए। जैसे भी हो ये मौसम बदलना चाहिए और जो चेहरे रोज बदलते हैं नकाबों की तरह, अब जनाजा धूम से उनका निकलना चाहिए। सिद्धू का ये अंदाज बयां है, लेकिन जो सिद्धू दूसरों पर हमलावर है वो पिछले कुछ दिनों में इतने रंग बदल चुके हैं कि कांग्रेस जैसी पार्टी को देश का कॉमेडी सर्कस बना दिया। खुद के मुकद्दर को रोशन करने के लिए कांग्रेस को अंधेरे में डाल दिया। अब कांग्रेस न इधर की है न उधर की। सिद्धू जी ने जो कहना था अपने खत में लिखा है, अब इसका अंतिम फैसला कांग्रेस अध्यक्षा करेंगी और मेरा मानना है कि राहुल गांधी जी और कांग्रेस अध्यक्षा जो भी फैसला करेंगी पार्टी के हित में होगा, उचित होगा और जल्द होगा। तारा टूट भी जाए जमीन पे नहीं गिरता, गिरते हैं हजारों दरिया किसी समंदर में, पर कभी कोई समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। सिद्धू ने ठीक कहा, समंदर कभी दरिया में नहीं गिरता, लेकिन हिंदुस्तान की सियासत में समंदर जैसी कांग्रेस को दरिया की कौन कहे। सिद्धू ने तो उसे नाले में ढकेल दिया है। थोड़ियां बहुत परखा हुई है, मैं किसी को परखना नहीं, परखना मत, परखने से कोई अपना नहीं रहता। पंजाब कांग्रेस की ये हालत देख विपक्ष हमलावर है और कांग्रेस की बोलती बंद। कांग्रेस पार्टी खुद अपनी चालबाजी के चक्रव्यूह में चकनाचूर हो रही है। ये उनकी अपनी चिक किचकिच है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को एक ही चीज कह सकते हैं कि अब कांग्रेस पार्टी कुछ समझ में नहीं आ रही, लग रहा है चूचू का मुरब्बा बन गई है। सब तो पहले कैप्टन ते डिग्या, कैप्टन तबाह किया ते हुण कांग्रेस अपनी पार्टी जिन्हें प्रधान बना सी कांग्रेस पार्टी ते डिग पिया। हुण कांग्रेस का सफाया करते हैं। जे पंजाब नूं बचाउणा है, सिद्धू साहब नूं बेनती करना है पंजाब नूं छड्ड के बॉम्बे चले। कांग्रेस की सारी लड़ाई सत्ता की लड़ाई है। हर आदमी कांग्रेस के अंदर सिर्फ कुर्सी के लिए लड़ रहा है। हर आदमी कांग्रेस के अंदर मुख्यमंत्री बनना चाहता है और मुख्यमंत्री बनकर कुछ करना नहीं चाहता। और इस बीच आ रही है बड़ी खबर, जल्दी से आपको बता दें कि सिद्धू ने इस्तीफा दिया। खबर यह है कि कांग्रेस को फ्लोर टेस्ट साबित करना पड़ सकता है, क्योंकि फ्लोर टेस्ट की मांग हो सकती है, बहुमत परीक्षण की मांग हो सकती है विधानसभा में। चन्नी सरकार पर संकट गहरा गया है, बहुमत साबित करने की चुनौती पेश करनी पड़ सकती है। फ्लोर टेस्ट की मांग दरअसल एमएलए कर सकते हैं। चन्नी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। पंजाब कांग्रेस में जो घमासान मचा है उसके बाद ये थमने का नाम नहीं ले रहा, मुश्किलें बढ़ती जा रही है। कैप्टन समर्थक जो एमएलए वो मांग कर सकते हैं कि अब कांग्रेस आए सदन के अंदर और बहुमत साबित करे। गवर्नर से जल्द मुलाकात कर सकते हैं कांग्रेस के ये एमएलए। बड़ी बात ये है ये कैप्टन समर्थक एमएलए हैं। आइए जल्दी से आपको बताते हैं कि दरअसल सिद्धू के इस्तीफे के बाद सिर्फ एक इस्तीफा नहीं हुआ, इस्तीफों की झड़ी लग गई है। एक के बाद एक विकेट गिर गए हैं। आइए आपको बताते हैं किस किस ने इस्तीफा दे दिया है सिद्धू के इस्तीफे के बाद। जल्दी से देखिए और इस्तीफे के बाद किसका क्या कहना है। सिद्धू ने इस्तीफा दिया और सिद्धू के इस्तीफे के बाद पहला विकेट जो गिरा वो परगट सिंह का था, जो पंजाब कांग्रेस में इस्तीफों की बरसात शुरू हो गई। परगट सिंह सिद्धू के समर्थन में इस्तीफा दे चुके हैं। इसके अलावा
सिद्धू की सिफारिश पर ही ये मंत्री बने थे। इसके अलावा अगला नाम है रजिया सुल्ताना का, जो कि पंजाब सरकार में मंत्री थी। रजिया सुल्ताना ने इस्तीफा दे दिया है। और रजिया के बारे में आपको बताऊं कि सिद्धू सिद्धांतों वाले नेता हैं, यह कहना है रजिया सुल्ताना का। वो भी सिद्धू जब कांग्रेस में आ गए तब उन्हें पता चला कि वो सिद्धांतों वाले हैं। इसके अलावा एक और विकेट गिरा योगिंदर पाल का। आपको पता है महासचिव पंजाब कांग्रेस के योगिंदर पाल, उन्होंने इस्तीफा दिया। सिद्धू के समर्थन में उनका भी रेजिग्नेशन हुआ है और उन्होंने कहा है कि मैं नवजोत सिंह सिद्धू के साथ खड़ा हूं। एक और नाम आपको हम बताने जा रहे हैं, अगला नाम है गुलजार का, जिन्होंने इस्तीफा दिया, जो कोषाध्यक्ष पंजाब कांग्रेस के थे, गुलजार इंदर चहल। और सिद्धू के समर्थन में भी गुलजार ने इस्तीफा दिया। 21 सितंबर को ये कोषाध्यक्ष बने थे गुलजार। इसके अलावा एक और नाम देखिए जरा, गौतम सेठ का, जो कि पंजाब कांग्रेस में महासचिव थे। और गौतम सेठ ने भी सिद्धू के हक में इस्तीफा दे दिया है। सिद्धू के समर्थन में तो इस्तीफों की झड़ी लग चुकी है और मुख्यमंत्री चन्नी से नाराज थे गौतम सेठ। आइए अब आपको दिखाने जा रहे हैं दरअसल कैसे सिद्धू ने जो इस्तीफा दिया वो चिट्ठी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। जल्दी से देखिए जरा, ये है सिद्धू की चिट्ठी। पंजाब कांग्रेस कमेटी के लेटर हेड पर सिद्धू ने लिखा, नवजोत सिंह सिद्धू ने यह चिट्ठी सोनिया गांधी के नाम लिखी और सोनिया को यह चिट्ठी भेजी है। यह पूरी चिट्ठी है। आइए अब आपको मैं दिखाता हूं वो चिट्ठी थी क्या, उसमें लिखा क्या है नवजोत सिंह सिद्धू ने, जो सोनिया के नाम पर यह चिट्ठी लिखी है। सिद्धू ने लिखा है कि यह आप देख रहे हैं, चिट्ठी भी हम आपको दिखा रहे हैं और इसमें लिखा है सिद्धू ने, समझौता मेरी फितरत में नहीं है। कि समझौते की बात कर रहे हैं अब आप समझ सकते हैं। समझौते से इंसान का पतन होता है, यानी सिद्धू कह रहे हैं कि उनका पतन हो गया। उन्होंने किस चीज का समझौता किया ये नहीं बता रहे। पंजाब के भविष्य से समझौता नहीं करूंगा, यानी पहले अपने मुकद्दर, अपनी निजी स्वार्थ और सियासत के समझौते की बात की, उसके बाद उसे जोड़ दिया पंजाब के साथ कि पंजाब के साथ समझौता नहीं करूंगा, मैं प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहा हूं, कांग्रेस की भलाई के लिए काम करता रहूंगा। तो सिद्धू ने दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन इस दरमियान बड़ी खबर यह है कि पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़, सिद्धू के करीबी माने जा रहे थे, उन्होंने सिद्धू पर बड़ा हमला कर दिया है। जी हां, सुनील जाखड़ ने सिद्धू पर निशाना साधा है। सुनील जाखड़ का कहना है कि सिद्धू ने यह ठीक नहीं किया है। सुनील जाखड़ आपको बताएं पंजाब कांग्रेस के पहले अध्यक्ष रहे, उनकी कुर्सी लेकर सिद्धू को दी गई थी। जाखड़ ने कहा सिद्धू ने आला कमान का भरोसा तोड़ दिया है। सुनील जाखड़ का कहना है सिद्धू ने पार्टी के साथ विश्वासघात किया है। बहुत बड़ी बात, सुनील जाखड़ सिद्धू को गद्दार कह रहे हैं, विश्वासघात किया है पार्टी के साथ, यह कहना है सुनील जाखड़ का। जाखड़ के पास अब तक प्रदेश कांग्रेस की कमान थी। सिद्धू जब अध्यक्ष बनना चाहते थे तो उनसे लेकर सिद्धू को अध्यक्ष बनाया गया था। और सोचिए जरा, जिस वक्त सिद्धू ने इस्तीफा दिया पंजाब से, उस वक्त पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री, सिद्धू के प्रतिद्वंदी और सिद्धू के आप सियासी दुश्मन कह लीजिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह फ्लाइट में थे। कैप्टन ने पंजाब से दिल्ली के लिए फ्लाइट ले ली थी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कैप्टन जिस वक्त फ्लाइट के अंदर मौजूद थे और कैप्टन की फ्लाइट लैंड होते होते, दूसरी तस्वीर दिखाऊं, जैसे ही लैंड हुई फ्लाइट तो सिद्धू के साथ कई विकेट गिर चुके थे, यानी कई इस्तीफे हो चुके थे। लेकिन कैप्टन ने फ्लाइट में चढ़ने से पहले ही सिद्धू पर हमला किया। क्या लिखा कैप्टन ने, देखिए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू पर क्या लिखा, मैंने पहले ही कहा था कि सिद्धू अस्थिर आदमी है, सीमा से सटे राज्य पंजाब जैसे राज्य के लिए सिद्धू ठीक नहीं है। यह कैप्टन का सिद्धू पर हमला था, कैप्टन का ट्वीट था। उसके बाद जब दिल्ली आए उन्होंने प्रेस से बात की, सुनिए जरा क्या कहा उन्होंने। जो हम कह रहे हैं अनस्टेबल आदमी है, वो नहीं टिकेगा, वही बात हुई। पंजाब के लोग बहुत नेशनलिस्ट हैं। और आइए अब मैं आपको बताता हूं कि सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए जो गड्ढा खोदा था, सिद्धू उसी गड्ढे में खुद गिर गए। कैप्टन के लिए सिद्धू ने जितनी फील्डिंग लगाई उन्हें उनका विकेट लेने के लिए, सिद्धू खुद उसी तरह से आउट हो गए। देखिए जरा कैसे गड्ढा खोदा था कैप्टन के लिए, उसी कुएं में खुद गिर गए। सिद्धू, एक तरफ सिद्धू आप देख रहे हैं, एक तरफ कैप्टन। जरा देखिए, सिद्धू की सीएम की कुर्सी पर नजर थी और कैप्टन सिद्धू की नीयत से बखूबी वाकिफ थे कि सिद्धू चाहते क्या है। सिद्धू ने राहुल से नजदीकी बढ़ाई और कैप्टन की आलाकमान से दूरियां बढ़ती चली गईं। सिद्धू ने गुटबाजी शुरू कर दी पंजाब कांग्रेस के अंदर। गुटबाजी से कैप्टन नाराज हो गए। उसके बाद सिद्धू खुद ही विधायकों से मिलने लगे और विधायक दल की बैठकें बुलाने लगे।
कैप्टन इससे इतने नाराज हुए कि कैप्टन ने अपने सम्मान की दुहाई देते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अब देखिए, यह गड्ढा खोदा था सिद्धू ने कैप्टन के लिए कि कैप्टन की कुर्सी चली जाए, उनको इतना अपमानित किया जाए। अब देखिए जरा, सिद्धू के साथ भी यही हुआ। अगले ग्राफिक्स में देखिए क्या हुआ। सिद्धू सीएम बनना चाहते थे, ये सब जानते हैं। हुआ क्या, सिद्धू का पत्ता कटा और चन्नी सीएम बन गए, उसी गड्ढे में गिरे। देखिए जरा, सरकार में अपने लोग चाहते थे नवजोत सिंह सिद्धू कि उनके जो राइट हैंड लेफ्ट हैंड है उन्हें सरकार में जगह दी जाए, लेकिन मंत्रिमंडल में सिद्धू की दाल नहीं गली, सिद्धू के लोगों को जगह नहीं मिली। सिद्धू अब शासन तो गया, सिद्धू चाहते थे कुछ बड़े अधिकारियों को प्रशासन में रखवा दें, अपने आईएएस आईपीएस रखवा दें। अब हुआ क्या, यहां भी उनकी सुनवाई नहीं हुई। सिद्धू के लिए एक और बड़ा झटका था, सिद्धू को रंधावा बिल्कुल पसंद नहीं। अब हुआ क्या, लेकिन आला कमान ने, चरणजीत सिंह चन्नी ने, राहुल गांधी ने रंधावा को गृह मंत्री बना दिया। सिद्धू के हाथ कुछ नहीं आया, सिद्धू ने चिढ़कर इस्तीफा दिया है। और बड़ी चीज यह कि पार्टी ने अब तक कोई खास भाव नहीं दिया है, क्योंकि खुद राहुल गांधी लौटे शिमला से चंडीगढ़ होते हुए और सिद्धू का किसी ने अब तक कोई गंभीरता से नहीं लिया है। आइए, बड़ी बात यह है कि चन्नी ने जो बाउंसर मारा, सिद्धू खुद उस पर डक हो गए। कैसे, आइए देखिए जरा। किसी ने ठीक कहा है और बहुत सही कहा है कि कामयाबी के लिए महत्वाकांक्षी होना जरूरी है, लेकिन अति महत्वाकांक्षा हमेशा नुकसान पहुंचाती है। नवजोत सिंह सिद्धू के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। सिद्धू अति महत्वाकांक्षी इंसान है और उन्होंने इतने बड़े बड़े सपने पाल रखे हैं, जिसने न केवल उनका बल्कि कांग्रेस का भी बंटाधार कर दिया। सिद्धू ने खुद मुख्यमंत्री बनने के लिए सबसे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे शख्स को किनारे लगवा दिया, जिन्होंने सोचिए 2017 में अपने दम पर पंजाब में कांग्रेस को सत्ता दिलाई, और वो भी जब देश भर में मोदी लहर थी। और इतना ही नहीं, अब से 3 महीने पहले तक यह माना जा रहा था कि 2022 में कांग्रेस पंजाब में फिर से वापसी करेगी, लेकिन सिद्धू ने कांग्रेस आला कमान को ऐसी पट्टी पढ़ाई कि कांग्रेस आला कमान सिद्धू के इशारों पर फैसले लेने लगी। सिद्धू जो चाहते उसे पूरा करने लगे। कैप्टन को न केवल मुख्यमंत्री पद से हटाने का फैसला कर लिया, बल्कि उन्हें अपमानित होकर कुर्सी को छोड़ना पड़ा। दरअसल सिद्धू ने सबसे पहले प्रियंका वाड्रा को साधा। हकीकत यह है, प्रियंका वाड्रा को साधने के बाद उसके जरिए राहुल के नजदीक गए, राहुल के करीब आए, और आखिर में ऐसा वक्त आ गया कि सोनिया गांधी जो कैप्टन के साथ खड़ी नजर आ रही थी, कैप्टन के खिलाफ हो गई। कैप्टन के हटने के बाद सिद्धू ने मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए पूरा जोर लगा दिया, लेकिन यहां दाल नहीं गली तो मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के साथ खड़े होने का नाटक करने लगे। लेकिन नाटक तो नाटक होता है, इस नाटक का भी पटाक्षेप हो गया और सिद्धू अपने रंग में रंग गए। सिद्धू रंग बदलने की इस कला में कितने माहिर हैं, आप खुद देख लीजिए। आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, साधु की कोई जात नहीं, और पारस और बापू आसाराम का कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं। आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, साधु की कोई जात नहीं, और पारस और नरेंद्र भाई मोदी का कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं। क्योंकि आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, साधु की कोई जात नहीं, पारस और सोनिया जी का कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं। आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, साधु की कोई जात नहीं, और पारस और बाबा नानक का कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं, कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं। दरअसल सियासत के जानकार जानते हैं कि सिद्धू कुर्सी पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, किसी भी पार्टी को छोड़ सकते हैं। क्योंकि जब सिद्धू ने क्रिकेट से संन्यास लिया था, तब उन्होंने बीजेपी को अप्रोच किया। बीजेपी ने उन्हें अपनी पार्टी में न केवल शामिल किया बल्कि सांसद भी बनाया। सिद्धू ने 2004 में बीजेपी ज्वाइन की, बीजेपी ने अमृतसर से उन्हें टिकट दे दिया। सिद्धू अमृतसर से 2 बार सांसद बने, लेकिन जब बीजेपी ने अमृतसर से अरुण जेटली को मैदान में उतारा तो उन्हें पसंद नहीं आया। उन्हें राज्यसभा भी भेजा गया, लेकिन उन्होंने पार्टी से किनारा कर लिया और इस्तीफा देकर 2017 में कांग्रेस में शामिल हो गए। अमृतसर पूर्वी से विधायक बने, अमरिंदर ने मंत्री भी बना दिया, लेकिन
जिसकी नजर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हो, वो आखिर मंत्री पद से कैसे संतुष्ट होता? उन्होंने अमरिंदर के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया, गुटबाजी शुरू कर दी। अमरिंदर ने उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया और अब हालात ये हैं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी की उम्मीद में उन्होंने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। यह है सिद्धू की अति महत्वाकांक्षा। और इतना ही नहीं, इधर सिद्धू ने इस्तीफा दिया, उधर खबर यह है कि चरणजीत सिंह चन्नी कैबिनेट की सुबह बड़ी बैठक होनी है। यानी खुद मुख्यमंत्री भी सक्रिय हो गए कि आखिर अब इस परेशानी को, इस कॉमेडी सर्कस को कैसे साधा जाए, आखिर इसका हल क्या है, आखिर समाधान कैसे निकलेगा। चुनाव कुछ महीनों बाद है, उससे पहले जो ये हाय तौबा मची है, इसे कैसे संभाला जाए। इसलिए कल सुबह 10:30 बजे चरणजीत सिंह चन्नी कैबिनेट की बैठक होगी और इस बैठक में यह मंथन होगा कि आखिर आगे का रास्ता कैसे निकालें। सिद्धू को मनाएं या सिद्धू बागी हो जाएंगे, सिद्धू पार्टी छोड़ देंगे, सिद्धू क्या करेंगे। बड़ी बात यह है सिद्धू के पास रास्ता क्या है। आइए दर्शकों को जल्दी से बताता हूं कि सिद्धू के पास अब विकल्प क्या है, सिद्धू के पास रास्ता क्या है। कांग्रेस में रहेंगे या छोड़ देंगे। देखिए जरा, सिद्धू के पास रास्ते बहुत कम बचे हैं क्योंकि सब उन्हें पहचान चुके हैं। दबाव बनाने की राजनीति करेंगे सिद्धू क्या? जिस तरह पहले दबाव बनाया तो कैप्टन का इस्तीफा लिया, अब अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर फिर दबाव बनाने की तैयारी में। बात नहीं बनी तो क्या सिद्धू पार्टी बना लेंगे? चुनाव से पहले क्या पार्टी बनाएंगे सिद्धू? बड़ी चीज यह है, क्या आम आदमी पार्टी में भी जा सकते हैं नवजोत सिंह सिद्धू? क्या आपका दामन थामेंगे? क्योंकि केजरीवाल से पहले बातचीत चलती रही उनकी। खबर है कि बीजेपी में भी जा सकते हैं। क्या बीजेपी दोबारा सिद्धू को बुलाएगी अपने पास? यह बहुत बड़ी बात है। और अकाली दल में न जाएंगे और न उनके लिए दरवाजे खोले जाएंगे। दोनों ही रास्ते वहां के बंद हैं। बहरहाल सिद्धू क्या करेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बात अब करेंगे इमरान खान की। पाक के आतंक का जिंदा सबूत आपको दिखाने जा रहा हूं मैं। इमरान खान हर मंच से बोलते हैं कि वो खुद आतंक से त्रस्त हैं, लेकिन आज इमरान खान को जिंदा सबूत हम दिखाने जा रहे हैं, आतंक का जिंदा सबूत। देखिए जरा कैसे इमरान खान पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गए हैं। जरा रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसको सबसे ज्यादा दहशतगर्दी से नुकसान है। 70,000 पाकिस्तानी मारे गए दहशतगर्दी। झूठ, फरेब, साजिश और मक्कारी, ये इमरान और पाकिस्तान के वो चेहरे हैं जो अब बेनकाब हो चुके हैं। इमरान खान और पूरा पाकिस्तान आंख खोलकर इसे देख ले और कान खोलकर सुन ले। यह है आतंकी अली बाबर पात्रा। पाकिस्तान से इमरान के चचा हाफिज सईद ने इसे भारत भेजा था, लेकिन भारत की फौज को देखकर हाफिज सईद के पालतू आतंकी के पसीने छूट गए और उसने सरेंडर कर दिया। Out of these two terrorists, one terrorist was neutralized on the morning of 26th. Once this terrorist was neutralized, his accomplice, he pleaded to us for us to spare his life. यह पाकिस्तान के आतंक की फैक्ट्री का जिंदा सबूत है जो अब इमरान और हाफिज सईद के पाप को दुनिया के सामने बेनकाब करेगा और भारत की जेल से पाकिस्तान को लानत भेजेगा। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए जब अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात में कहा था पाकिस्तान की धरती पर कई आतंकी संगठन सक्रिय हैं। इन आतंकियों को इस्लामाबाद से संरक्षण प्राप्त है। भारत में सीमा पार से आतंकी गतिविधियां होती हैं और पाकिस्तान इसमें आतंकियों की मदद करता है। और यही हकीकत इमरान खान को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में स्नेहा दुबे ने बताई थी कि आतंक को तो आप ही पालते पोसते हैं, आके आज एक जिंदा आतंकी आपकी जमीन से जो आया था वो पकड़ा गया। सुनिए जरा एक बार। A series of illegal and unilateral measures in occupied Jammu and Kashmir since 5th August 2019. It has unleashed a reign of terror by an occupation force of 900,000. It has jailed senior Kashmiri leadership, imposed a clampdown on media and internet. It has extrajudicially killed hundreds of innocent Kashmiris in fake encounters and imposed collective punishments
by destroying entire neighborhoods and villages. We had unveiled a detailed dossier on gross and systematic violations of human rights by the Indian security forces in occupied Jammu and Kashmir. Member states are aware that Pakistan has an established history and policy of harboring, aiding, and actively supporting terrorists. This is a country which has been globally recognized as one openly supporting, training, financing, and arming terrorists as a matter of state policy. It holds the ignoble record of hosting the largest number of terrorists proscribed by the UN Security Council. तो इमरान खान को कुछ इस अंदाज में जवाब दिया गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब आपको दिखाते हैं भवानीपुर में सबसे बड़ी जंग। जी हां, ममता बनर्जी नंदीग्राम में चुनाव हार गई, अब भवानीपुर से चुनाव मैदान में। 30 सितंबर को चुनाव होने, ममता को अगर मुख्यमंत्री बने रहना है तो यह चुनाव जीतना ममता के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए रिपोर्ट। ममता की सबसे बड़ी जंग भवानीपुर में जीत दीदी के लिए जरूरी। 30 सितंबर को वोटिंग। दीदी ने व्हील चेयर पर पूरे बंगाल का चुनाव लड़ा। सूबा तो जीत गई, लेकिन अपनी ही सीट नंदीग्राम हार गई। और अब सीएम बने रहने के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सियासी करियर का यह सबसे बड़ा मुकाबला है। ममता भवानीपुर सीट से तीसरी बार चुनाव मैदान में है। चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है और बीजेपी ने ममता को घेरने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। विधानसभा चुनाव में ममता ने अपनी पारंपरिक सीट भवानीपुर सीट छोड़कर नंदीग्राम से चुनाव लड़ा था, जहां उन्हें बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी से कड़े मुकाबले में हार मिली थी। इसके बाद भवानीपुर से टीएमसी विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय ने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन चुनाव को लेकर सस्पेंस बना हुआ था और सियासी संकट खड़ा होता दिख रहा था। लेकिन चुनाव आयोग ने उपचुनाव का ऐलान कर ममता को बड़ी राहत दी थी। आपको बताएंगे ममता बनर्जी के सामने कौन कौन चुनाव मैदान में, लेकिन उससे पहले आपको बताएं ममता के लिए क्यों यह नाक की लड़ाई है और सबसे बड़ी लड़ाई है क्योंकि नंदीग्राम ममता हार चुकी है। सीएम बने रहने के लिए ममता बनर्जी को जीतना सबसे ज्यादा जरूरी है। 4 नवंबर तक विधानसभा का सदस्य बनना होगा। 4 नवंबर तक मंत्री बनने के 6 महीने में सदस्य बनना जरूरी होता है। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी से ममता बनर्जी को शिकस्त मिली थी। भवानीपुर सीट पर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है और भवानीपुर सीट पर बीजेपी ने प्रियंका को उतारा है। आइए अब जरा मैं आपको दिखाने जा रहा हूं ममता बनर्जी के सामने भवानीपुर से कौन कौन चुनाव लड़ रहा है। देखिए जरा ममता के सामने कौन कौन से धुरंधर है, जरा देख लीजिए। सबसे पहला नाम ममता बनर्जी के सामने आ रहा है प्रियंका टिब्रेवाल का। ममता के खिलाफ बीजेपी की उम्मीदवार है प्रियंका और दूसरी बार विधानसभा चुनाव लड़ रही है प्रियंका। दूसरा नाम देखिए जरा, दूसरा नाम है रूमा आनंद का। रूमा आनंद अचार बेचती हैं, यानी अचार बेचने का काम करती हैं रूमा नंदन ममता बनर्जी के खिलाफ भवानीपुर से चुनाव लड़ रही हैं और फेमस होने के लिए रूमा नंदन अचार बेचती हैं, सिर्फ प्रसिद्ध होने के लिए, फेमस होने के लिए ममता के सामने चुनाव मैदान में उतरी हैं। इसके अलावा देखिए जरा योग ट्रेनर कौन है? स्वर्णलता सरकार योग ट्रेनर है, ममता के खिलाफ चुनाव मैदान में है और स्वर्णलता का बदलाव लाने का वादा है कि हम बदलाव लेकर आएंगे। इसके अलावा मैं आपको बताऊं मंगल सरकार, देखिए जरा स्टेशनरी मालिक है मंगल सरकार जो चुनाव मैदान में है। मंगल बंगाल में बदलाव लाने का भरोसा दे रहे हैं कि ममता के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे और बंगाल में बदलाव लेकर आएंगे। इसके अलावा देखिए कौन है? सतद्रु रॉय जो कि निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल हैं, यानी प्रिंसिपल भी मैदान में है, योगा टीचर भी मैदान में है, अचार बेचने वाली भी मैदान में है, सब ममता के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और इनका भी कहना है कि बदलाव लेकर आएंगे। अगले है सुब्रत बोस, ममता के खिलाफ मैदान में वित्तीय सलाहकार सुब्रत बोस भी चुनाव लड़ रहे हैं
भवानीपुर सीट से नंदीग्राम में भी चुनाव लड़ चुके हैं और मात्र 77 वोट मिले थे नंदीग्राम में। मलय गुहा भी चुनाव मैदान में है ममता के खिलाफ भवानीपुर से, और इनका कहना है कि ये मनोरंजन के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, यानी सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ने का कोई मकसद नहीं है। आइए अब आपको बताने जा रहे हैं, ममता बनर्जी का भवानीपुर से बहुत पुराना नाता है। ममता बनर्जी यहां से जीतेंगी या शिकस्त मिलेगी, जरा इन आंकड़ों के जरिए समझिए। ममता बनर्जी एक बार फिर भवानीपुर से चुनाव मैदान में, और ममता के लिए यह बड़ी सियासी लड़ाई है। बंगाल की हॉट सीट भवानीपुर में उपचुनाव के प्रचार का शोर खत्म हो गया और ममता और टीएमसी ने जमकर प्रचार किया। वैसे ममता का भवानीपुर से रिश्ता पुराना है और इस सीट पर टीएमसी का रिकॉर्ड भी शानदार रहा है। 2011 में आपको बताएं, दोबारा यह सीट अस्तित्व में आई थी और तब से यहां टीएमसी का कब्जा है। तीसरी बार भवानीपुर से मैदान में ममता बनर्जी, से पहले 2011, 2016 में ममता ने इस सीट से जीत दर्ज की थी, लेकिन 2021 में ममता नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ी। इस चुनाव में भी भवानीपुर सीट पर टीएमसी का कब्जा बरकरार रहा और बीजेपी यहां दूसरे नंबर पर रही। दरअसल अपने ही सहयोगी की बगावत के बाद ममता ने नंदीग्राम का रुख किया था। दरअसल ममता की कोशिश शुभेंदु अधिकारी को उन्हें घर में ही घेरने की थी, लेकिन हाई प्रोफाइल सीट पर कड़े मुकाबले में ममता को हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने ममता को इस चुनाव में हरा दिया था और करीब 2000 वोटों से ममता को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद ममता ने चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। ममता की मांग को चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया। इसके बाद ममता ने चुनाव आयोग के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी और इस मामले की अगली सुनवाई 15 नवंबर को होनी है। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि दरअसल इस चुनाव को रोकने की मांग की गई थी कि यह चुनाव ना होने पाए। यह मामला कोर्ट तक पहुंच गया। कोर्ट में क्या हुआ आइए अब आपको बताता हूं। अदालत की चौखट पर जब यह मामला पहुंचा, 30 सितंबर को भवानीपुर में वोटिंग होगी। बड़ी बात यह है, चुनाव रद्द करने के लिए एक याचिका दी गई थी, वो याचिका खारिज हो गई है। हाईकोर्ट ने उपचुनाव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। दरअसल संवैधानिक अनिवार्यता के तर्क को याचिकाकर्ता ने चुनौती दी थी और पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी में चुनाव न होने पर संवैधानिक संकट का हवाला दिया था। अब 17 नवंबर को चुनाव पर खर्च को लेकर आकलन किया जाएगा। आइए एक और तस्वीर दिखाते हैं कि आज बीजेपी इलेक्शन कमीशन में शिकायत करने गई थी, क्योंकि बंगाल में यह तस्वीर कल सामने आई थी। ये देखिए, दिलीप घोष के साथ ऐसी धक्का मुक्की हुई कि उनके गनर ने बंदूक निकाल ली। हालात ये बन गए थे। इस स्थिति से निपटने के लिए आखिर फिर बीजेपी को चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाना पड़ा। जरा ग्राफिक्स दिखाऊं मैं। बीजेपी चुनाव आयोग पहुंची, ये तस्वीरें देख रहे हैं। चुनाव आयोग पर जाकर बीजेपी ने शिकायत की है। टीएमसी पर हिंसा का सहारा लेने का आरोप लगाया है बीजेपी ने। दिलीप घोष पर हमले का हवाला दिया है और बीजेपी ने एक ऑडियो सीडी भी इलेक्शन कमीशन को सौंपी है। हिंसा को लेकर कार्रवाई की मांग की है बीजेपी ने। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव तय करे चुनाव आयोग। वैसे ही हालात बीजेपी का कहना है जैसे विधानसभा के दरमियान थे। बहरहाल ये भारत की बात है। मैं इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।